evening, everybody. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Hello. आवाज नहीं आ रही है शायद। Am I audible? Hello, Di. Yes, Good ma'am. evening, Yes, Di. ma'am. Hello. 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 Hello, दीदी. दीदी आप शुरू करिए. Hello. हेलो दीदी, शुरू करिए दीदी. मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो. यस मैम. यस मैम. हेलो. हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रही है. क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? Yes, ma'am. यस मैम हो रही है. ऑल राइट. तो हम लोगों का टॉपिक, जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम आर्ट गैलरीज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे. सबसे पहले तो हम इस चीज को लेके चलेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आर्ट गैलरीज. कल तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने म्यूजियम्स के बारे में चर्चा की थी, उनके बारे में कुछ जाना था. आज हम गैलरीज का टॉपिक जो लेके चल रहे हैं, पहला तो ये कि इसका उद्देश्य क्या है और ये किस प्रकार से संग्रहालय से या म्यूजियम से अलग होती हैं. थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत ज्यादा इनके अंदर मतभेद नहीं होता है, लेकिन ये एक पर्पस सॉल्व करती है. गैलरी अलग और म्यूजियम्स अलग. तो क्या आप गैलरीज के बारे में कुछ अपने हिसाब से मुझे बताएंगे? कोई बताना चाहता है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? मैम कलाकार को प्रोत्साहित करने के लिए और उसके उद्देश्य, कार्य को जनमानस तक पहुंचाने के लिए. ये गैलरीज का पर्पस आपने बताया, ठीक. मैम उनके वर्क इतने ज्यादा हो जाते थे कि उसको प्रदर्शित करने के लिए, कलाकार को प्रोत्साहन देने के लिए, उसकी वित्तीय जो भी वित्तीय उसकी पूर्ति हो सकती है उसके लिए, मतलब कलाकार अगर पेंटिंग बनाएगा, लगातार बना रहा है और उसको कोई प्रदर्शित नहीं कर रहा, उसको कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो मतलब बना बना के थोड़ा सा थक जाएगा. तो मतलब उसको चाहिए होता है एप्रिसिएशन की. राइट. अब आपने इसको बताया, मैं इसे थोड़ा सा और एलोब्रेट करके बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा. जो हमारी गैलरीज होती हैं, आर्ट गैलरीज, उनका एक प्रमुख जो काम होता है वो यह कि जो पेंटर्स हैं, कलाकार हैं, चित्रण कार्य में संलग्न हैं, वो और जो कलेक्टर्स हैं, मतलब आर्ट को कलेक्ट करते हैं. कल मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति के साथ में, कि मतलब अलकाजी इब्राहिम का. तो ये जो संग्रहकर्ता होते हैं वो कलाकार एवं कला विशेषज्ञ. कला विशेषज्ञ कौन हो गए? जो एप्रिशिएट करते हैं, जो एक तरह से हम उनको बोलते हैं ना कि एप्रिसिएशन, नॉट ओनली द एप्रिसिएशन बट क्रिटिसिज्म ऑल्सो. विवेचना, कला की विशेषताओं की विवेचना करने वाले आर्ट क्रिटिक्स जो होते हैं वे. तो क्या हुआ कि ये कला दीर्घाएं, जो हम कलाकार हैं मान लीजिए, हमारे संबंध किसके साथ वो बनाने का काम करेगी? कला दीर्घा अपने में शो करेगी. इसके माध्यम से वो एक
संबंध बनाती है किसके बीच में, चित्रकार के बीच में, कला विशेषज्ञों के साथ, मतलब क्रिटिक्स के साथ में, बायर्स के साथ में। इज दैट क्लियर? तो जो दीर्घा हुई, जो कला दीर्घा हुई, वो किसका संबंध किसके साथ बना रही है? कलाकार का संबंध कला के खरीदारों के साथ एवं उसको क्रिटिसिज्म करने वाले। क्रिटिसिज्म का मतलब कतई ये नहीं होता है कि हर वो व्यक्ति कला के बारे में अच्छी भी है तो भी उसको क्रिटिसाइज कर रही, नहीं। क्रिटिसिज्म में दोनों पहलू आते हैं कि हम उसकी आलोचना भी कर रहे हैं और सराहना भी कर रहे हैं। आप मेरी बात से समझ पा रहे हैं? मुझे जो अच्छा आर्ट क्रिटिक होगा वो किसी भी आर्ट वर्क को, किसी भी आर्टिस्ट के आर्ट वर्क को दोनों एस्पेक्ट्स में देखेगा, दोनों पहलू को लेकर के अपने वक्तव्य देगा। तो ये दीर्घाओं का बहुत महत्वपूर्ण और सशक्त काम होता है। कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको अपने लेक्चर में कि चित्रकार केवल सृजन के काम में जुड़ा हुआ है। बहुत कम ऐसे चित्रकार होते हैं, खास तौर से ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कई ऐसे चित्रकार भी हैं, क्योंकि उसके बिना उनका गुजारा भी नहीं है। जो फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, स्वतंत्र चित्रकार हैं, कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो चित्रकार अगर गैलरी के ऊपर ही निर्भर होंगे तो फिर उनके जीविकोपार्जन की बहुत बड़ी समस्या सामने आके खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में अब प्रेजेंट टाइम के, आधुनिक इस समय के, वर्तमान के जो कलाकार हैं, उन्होंने ये चीज भी करनी शुरू की है कि वो अपने कार्यों को स्वयं भी कुछ बायर्स के पास स्वयं अपने स्तर से जाके कांटेक्ट करते हैं, या उनको अगर ऐसा लगता है कि अच्छा ये कंपनी हमारे वर्क को खरीद सकती है, या कोई और व्यक्ति विशेष ऐसा है कि जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है और वो कला का पारखी है, तो वो अपने वर्क को जाकर के दिखाते हैं और उनका वर्क परचेज किया जाता है। तो इसमें एक फायदा क्या हुआ, मैंने कल आपको बताया था कि कला की जो गैलरीज हैं आपके कार्य को बेचने की जो सुविधा देती हैं, आपको अपने कार्य की बेचने की सुविधा, या आपके कार्य को जो बेचती हैं वो अपना परसेंट जरूर ले लेती हैं, जो प्रॉफिटेबल वाली गैलरीज होती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नॉन प्रॉफिटेबल नहीं। आप अगर ललित कला केंद्र नई दिल्ली या ललित कला लखनऊ में एकेडमी में जाकर के एग्जिबिट करते हैं और वहां कोई आपका वर्क खरीदे, चाहे आपके 50 वर्क कोई आके आपकी एग्जीबिशन से खरीद ले, लेकिन ललित कला एकेडमी का कोई भी ऐसा अथॉरिटी नहीं होगा जो ये कहेगा कि नहीं भाई हमको 30% इसमें से दे दो। Nobody will say, because that is a total government aided organization. Are you getting? लेकिन जो ये प्राइवेट गैलरीज हैं वो तो अपना कमीशन लेती हैं। किसी किसी गैलरी में 25% कमीशन है, किसी में 35 है, किसी में, वो अलग अलग रेशियो है, जैसी उनका अपना एक स्टेटस है उस तरह से वो परसेंटेज फिक्स किया हुआ है। तो ये गैलरीज आपके वर्क को बेच रही हैं। अब क्या होता है, जब आपका वर्क है और आपको लगता है कि यार मैंने वर्क किया, मेरे वर्क की कॉस्ट 2 लाख रुपए थी, उसमें से 25% कट गया, बेमतलब के लिए कट गया, राइट? तो आपको ऐसे में स्थिति में ये है, अगर आपके अंदर क्षमता है, आप कम्युनिकेशन अच्छा कर पाते हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं, एज एन आर्टिस्ट आप उस चीज को डील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट जिन्होंने डायरेक्टली अप्रोच करना शुरू कर दिया विद द बिग कंपनीज और द गुड इनरिच्ड पीपल, जो फाइनेंशियली बहुत साउंड लोग हैं, उनके साथ उन्होंने अपना संपर्क बनाया और प्राइवेट स्तर पे, मतलब अपने व्यक्तिगत स्तर पे उन्होंने इनको बेचना शुरू कर दिया। तो उसका फायदा क्या हुआ कि आर्टिस्ट को पूरा पूरा अपना पैसा विदाउट एनी कट परसेंट मिल जाता है, राइट? ये आज की मांग है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि सारी गैलरीज हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट भी आ चुके हैं। तो कभी कभी ऐसा भी आर्टिस्ट के साथ होता है कि वो एग्जीबिशंस करते हैं और उनका कोई वर्क भी सेल नहीं होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, इट इज नॉट दैट इजी टू बी अ फ्रीलांसर। ये बहुत आसान काम नहीं है कि आप एक स्वतंत्र चित्रकार के रूप में अपनी कला जगत में सरवाइव कर जाएं, बहुत मुश्किल होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ऑल्सो। तो ये कला दीर्घाओं का महत्व इस तरह से है। अगर वो नॉन गवर्नमेंट वाली है तो आपके खरीदारों के बीच में, आपके आर्ट क्रिटिक्स के बीच में वो संबंध स्थापित करती हैं और आपके कलाकृति को बिकवाने का काम करती हैं या उसको अप्रिशिएट करवाने का काम करती हैं। इस कारण से ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
अब हम आते हैं गवर्नमेंट वाली। तो गवर्नमेंट वाली तो आपको वैसे भी सपोर्ट कर देती है। कैसे सपोर्ट करती है? आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट गैलरीज में जब जाते हैं, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश की कलाकार हूँ और मैं लखनऊ में ललित कला एकेडमी के पास एक एप्लीकेशन सबमिट करती हूँ कि आई वांट टू एग्जिबिट माय पेंटिंग्स इन दिस कैंपस। तो वो मुझे एक फॉर्म देते हैं, उसको मैंने फिलअप किया। वो मुझसे सारा डिटेलिंग पूछते हैं कि आप क्या इसी उत्तर प्रदेश की जन्मजात कलाकार हैं या बाहर से आके बसी हैं। यदि मैं जन्मजात कलाकार हूँ या बाहर से भी बसी हूँ आके, लेकिन उत्तर प्रदेश में रहते हुए मुझे एक निश्चित अवधि हो गई है जिसके रूप में मुझे उत्तर प्रदेश का नागरिक मान लिया गया, तो मेरे को इस एकेडमी में एग्जीबिशन करने के लिए थोड़ा सा अमाउंट एज ए कॉशन मनी देना पड़ता है। फिर सुनिएगा ध्यान से, कॉशन मनी के रूप में देना पड़ता है। वो मात्र 1200 हो सकती है, मेरे टाइम में 1000 रुपए था शायद। अब तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे किए हुए करीब 25-26 साल तो हो ही गए हैं एकेडमी में शो किए हुए। तो जब से मैं कानपुर आई तब से तो कोई ऐसा नहीं शो कर पाए हम। तो उस समय तो 1000 रुपए का था ये। इसमें से वो कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक एवरेज वो ले लेते हैं कि हाँ भाई मीट आउट किया गया, आपके 1000 रुपए में से 200 रुपए की यूनिट खर्च हुई 7 दिनों में, तो हमने वो 200 डिडक्ट की और 800 आपको वापस कर दिए गए। ठीक। लेकिन ये एकेडमी आपके वर्क की जो एग्जीबिशन हो रही है वो पेपर में निकलवाने के लिए प्रेस रिपोर्ट बनाएगी, अपनी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी दे देगी, सब कुछ करेगी, लेकिन बायर्स को नहीं कांटेक्ट करेगी, क्योंकि इसमें इसका तो कोई प्रॉफिट है नहीं। तो ये इनका कार्यक्षेत्र भी नहीं हुआ। ये यहाँ पे जो भी कलाकार एग्जीबिशन करेगा ये उसका दायित्व है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है, ये उसका अपना हैंडलिंग होता है कि कैसे वो बायर्स को बुलाएगा। हेलो मैम। कुछ कहना चाह रहे हैं? यस मैम। मैम हाँ बताइए। प्रॉफिटेबल जैसे कि गवर्नमेंट ये गैलरीज होती हैं उसमें मतलब उसमें वर्क सेल नहीं हो सकता और नॉन नहीं, प्रॉफिटेबल में नॉन ही वर्क सेल हो प्रॉफिटेबल सकता होंगी। है। गवर्नमेंट शब्द जो मैं यूज कर रही हूँ, सॉरी, हाँ, अगर नॉन प्रॉफिटेबल। मैंने हाँ, अपने गवर्नमेंट लेक्चर में नॉन यदि प्रॉफिटेबल। हाँ, मैंने अगर अपने लेक्चर में यदि गवर्नमेंट एकेडमीज के साथ में प्रॉफिटेबल बोल दिया हो तो वो बाय मिस्टेक है। पहली बात, नहीं नहीं, वैसे वो बोला मेरा भी नहीं है मिस्टेक शायद। है, मेरा हाँ, तो मिस्टेक है, नॉन नॉन सुनिए, प्रॉफिटेबल। ये जो गवर्नमेंट की गैलरीज हैं जैसे ललित कला एकेडमीज in the state, in the capital of India, in Delhi or in other states. Suppose in every state they have one of the art academy. That is for sure. For example, you have a Lalit Kala Academy in Lucknow. Lucknow is a capital of Uttar Pradesh. You have a Lalit Kala Academy in Assam also, right? In Delhi also, it is a national Lalit Kala Academy. It is a national Lalit Kala Academy. Difference is there because Delhi is a capital of this nation. The National Lalit Kala Academy is established over there, which is totally administrated by, run by one of the autonomous body of government. ठीक है? तो अब मैंने ये नॉन प्रॉफिटेबल्स होती हैं बेटा, इनमें नॉन प्रॉफिटेबल से मतलब ये है कि आपका मैम, काम अगर ये सेल्फ, क्वेश्चन मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसीज हैं जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट गैलरीज, उन गैलरीज में वर्क सेल नहीं होते हैं और प्रॉफिटेबल में ही केवल वर्क सेल होते हैं। नहीं ये मेरा नहीं क्वेश्चन। नहीं, आपने आपने ललित कला एकेडमी दिल्ली में एग्जीबिशन की, मैंने आपको उस दिन एग्जांपल अपना ही दिया था, मैंने वहां पे एग्जीबिशन की। अब जो ये नेशनल एकेडमी है, स्टेट की गवर्नमेंट की एकेडमीज है, आपको ये नॉर्मल चार्जेस में गैलरी मुहैया करा देते हैं। गैलरी मुहैया का मतलब आपको जगह दे दी उन्होंने, उसके लिए एक थोड़ा सा अमाउंट कॉशन मनी की तरह रख लिया। अब आपको वो सुविधा भी देंगे कि उनके यहाँ के चपरासी आपके आर्ट वर्क को टांग भी देंगे, वो सब आपकी हेल्प की जाएगी। बायर्स को कॉल नहीं करेंगे, आपके न्यूज़पेपर में भी वो निकलवा देंगे आपके इवेंट को, पर बायर की लिस्ट जो उनकी होगी, अगर
तो वो आपको दे देंगे, पर फोन करना, उनको इनवाइट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कलाकार की है। अब सुनिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था, परसों या कल में, कि मैं अलकाजी इब्राहिम के आर्ट हेरिटेज में गई, अपना मैंने वहां पे ब्रूशर छोड़ा, बताया वहां पे रिसेप्शन में कि यदि सर को कन्वे करिएगा रविंद्र भवन इस गैलरी नंबर में मेरा एग्जीबिशन है ग्राफिक्स का, आ जाए। उनको उचित लगा, वो आ गए। ठीक, उन्होंने मेरा वर्क परचेज किया, 15,000 का वर्क खरीदा उस समय उन्होंने। अगर तो एकेडमी ये नहीं कहेगी मुझसे कि ज्योति जी आपका वर्क यहाँ पे 3 वर्क बिके हैं, तो इन 50-60 हजार में हमको 5% दीजिए या 10% दीजिए। नहीं, जो वहां वर्क बिका वो पूरा अमाउंट मेरा है, विदाउट एनी डिडक्शन। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स पे सेल आउट किया। हाँ, ये जरूर होता है कि जो इस तरह की गवर्नमेंट एडेड एकेडमीज होती हैं, उनमें आपको एफर्ट करके अपना वर्क बिकाना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा सेल की जो रेशियो है वो कम है। मेरी बात समझ पाए? प्राइवेट गैलरीज क्यों इस चीज को हाईलाइट करती हैं, क्यों वो एफर्ट्स करती हैं? क्योंकि जितने ज्यादा बायर्स आएंगे, जितना ज्यादा कलाकार का काम बिकेगा, उतना ही अधिक उनका कमीशन बन जाएगा, तो उनको भी तो प्रॉफिट मिल रहा है आपके द्वारा। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट, जो प्राइवेट गैलरीज हैं, प्रॉफिटेबल गैलरीज जिनको हम लोग बोल देते हैं, ये वो गैलरीज होती हैं जो बायर को लुभाती हैं। और गवर्नमेंट की एकेडमीज, हाँ, उसका एक बहुत बड़ा काम है, वो ये है कि हमारे जो कलाकार हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हों, चाहे वो राज्य स्तर के कलाकार हों, इनको हम एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर ना डाल के उनका संरक्षण करें, मतलब उनको एक सपोर्ट दें। वो जो काम कर रहे हैं उसको हम एप्रिशिएट करें, अपने द्वारा कुछ सुविधाएं देके। तो आपको पता है, आपको सुनने में भी आया होगा, आप जानते भी होंगे कि कई स्टेट एकेडमीज, लगभग सभी स्टेट एकेडमीज, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कई चीजों के फंड्स होते हैं, तो एक फंड होता है कल्चर डेवलपमेंट के लिए, शायद आपने सुना भी होगा। तो उस पर्पज से जो फंड होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि भाई किस एक्टिविटी में कितना फंड दिया जाएगा। अब उन्होंने एक ये निकाला कि चित्रकार का सामान महंगा होता है, चाहे वो किसी भी युग का चित्रकार हो। कुछ चित्रकार आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, कुछ नहीं संपन्न होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत गरीब भी कोई व्यक्ति है तो हो सकता है उसके अंदर कलात्मक प्रतिभा बहुत ज्यादा हो, लेकिन वो बेचारा सामान नहीं खरीद पा रहा है। इस चीज को, इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए एकेडमीज, स्टेट की भी और नेशनल एकेडमी, इन लोगों ने कुछ स्कीम्स ऐसी चलाई जिनको हम लोगों ने, या हम लोगों से क्या मतलब, जिनको गवर्नमेंट ने नाम दिया स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति। आप सभी जानते हैं छात्रवृत्ति किस वजह से मिलती है। तो ये जो स्कॉलरशिप फेलोशिप्स हैं, ये इसी पर्पज से हैं। अब नेशनल एकेडमी जो दिल्ली की है, वो राष्ट्रीय स्कॉलरशिप मिलती है लोगों को। जब उनको लिखा जाता है कि सपोज मान लीजिए आप में से किसी को सेलेक्ट किया गया और यहाँ पर कहा जाए कि भाई अमुक व्यक्ति को राज्य की राष्ट्रीय स्कॉलरशिप मिल रही है, तो बाकायदा नेशनल एकेडमी दिल्ली का लेटर होता है और वो हर महीने आपको एक अमाउंट देते हैं। पर इस अमाउंट को आप कहीं और मिसयूज ना करें, इसके लिए नॉर्म्स ये बनाए उन्होंने, नॉर्मल नॉर्म्स, कि 1 महीने की स्कॉलरशिप का मतलब है कि कम से कम 1 काम या 2 काम आपके विथ रिपोर्ट, मतलब आप उसके बारे में लिख के हमारे पास रिपोर्ट दीजिए। क्यों किया? क्योंकि अगर वो 1 साल तक आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं और ये बाध्यता रख दे रहे हैं कि 2 कैनवस या 2 प्लेट तैयार करिए, तो इसका मतलब 1 साल के अंदर कितनी तैयार हो गई? 24 काम आपके तैयार हो गए। और आपके अंदर इतनी कलात्मक क्षमता, इसका मतलब है कि आप वो 24 काम तैयार कर सकते हैं 1 साल में। फिर इन कामों को वो डिस्प्ले करती है, ये डिस्प्ले करती है स्कॉलरशिप के बाद, तो उसको वो स्पॉन्सरशिप देती है, तब आपसे कोई पेमेंट नहीं लेती गैलरी का। वो, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, कि वो इस चीज को आपके स्कॉलरशिप के खत्म होने पे खुद ही स्पॉन्सर करके उसको शो कर देती है। ठीक,
वो आपका इंडिविजुअल शो भी कर सकती है, या वो ये कर सकती है कि मान लीजिए 10 लोगों को उनके पास के नंबर है कि 10 स्कॉलर्स को हमें साल भर के लिए छात्रवृत्ति देनी है इंडिया से, तो वो जितने भी ये 10 छात्र होंगे उनकी सभी की स्कॉलरशिप 12 महीने बाद जब खत्म हो रही है तो वो सीधे बोल देते हैं कि भाई आपके चुनिंदा 10-10 काम हमको दे दीजिए। ये 10 आर्टिस्ट के 10-10 काम वो प्रोजेक्ट कर देती है अपनी पूरी गैलरी में। इसका वो बाकायदा कैटलॉग बनवाते हैं, इसके कार्ड्स बनवाते हैं, प्रेस रिपोर्टर्स को इनवाइट करते हैं, और आपके ऊपर है, आप बायर बुलाइए, अपने वर्क को सेल आउट कर दीजिए। ठीक, एक ये गैलरी का पर्पस है जो गवर्नमेंट की होती है। इसी तर्ज पे स्टेट एकेडमी भी करती है, छात्रवृत्ति देती है आपको। एकेडमीज का एक और मतलब क्या कहेंगे, एक और मैम एक क्वेश्चन था। मैम जैसे कोई भी गवर्नमेंट बॉडी कुछ भी करती है तो उसके कोई क्राइटेरिया होते हैं। जैसे अगर हम कोई नॉर्मल रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो हम किसी नॉर्मल जर्नल में, तो हमें उसके लिए कुछ पे करना होता है। लेकिन अगर हम स्कोपस वगैरह की तरफ जाते हैं तो हमें उसके लिए पे नहीं करना होता वो, लेकिन एक एवेल्यूएशन प्रोसेस रखते हैं कि अगर उनके हिसाब से वो पूरी तरीके से ठीक है तो वो उसको कर देंगे। इसी तरीके से मैम प्राइवेट गैलरीज में अगर हम वर्क लगाते हैं तो उसका कोई एवेल्यूएशन प्रोसेस नहीं होता है। पर मैम क्या गवर्नमेंट में ऐसा कुछ तो होता होगा? क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई भी पर्सन अपना वर्क लेकर चला जाए तो क्या वो सबका वहाँ पे पब्लिश कर मतलब एड गैलरीज में करवा देंगे या उनका कोई क्राइटेरिया होता है? हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं इसका उत्तर ये दूंगी कि जैसे आपने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका ये था कि मैम क्या ये गवर्नमेंट जो एकेडमीज हैं ये किसी का भी वर्क बिना वैल्यूएशन के प्रोजेक्ट करके एग्जिबिट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, यदि आप उस स्टेट के चित्रकार हैं, यदि आप नेशनल मतलब पूरे इंडिया के नागरिक हैं और आप चाहते हैं आपका काम हो। उसकी एक फॉर्मेलिटी है। कैसी फॉर्मेलिटी? आपको 15 अपने वर्क की फोटोग्राफ्स विद द टाइटल, विद द मीडियम, एवरी डिटेल यू हैव टू राइट एंड सेंड इट टू द एकेडमी, कंसर्न्ड एकेडमी, या तो स्टेट की, नेशनल की, जिस किसी में आप इंटरेस्टेड हैं। वहां एक स्क्रीनिंग कमेटी बनती है। पर मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना बेटा, मेरी इतनी उम्र के बाद भी, कि एकेडमीज ने, मतलब जो ये गवर्नमेंट एकेडमीज हैं, उन्होंने मना कर दिया हो कि नहीं आपका काम अच्छा नहीं है इसलिए आप हमारी गैलरी में एग्जिबिट नहीं कर सकते। मैम सिलेक्शन वाला प्रोसेस तो होता है। मैंने खुद मेरा काम सिलेक्शन के लिए भेजा था वो ललित कला अकेडमी में। आपने जिस काम को सिलेक्शन, क्या आपने वो काम इंडिविजुअल एग्जीबिशन के लिए भेजा? नहीं, ग्रुप मैं आपको फर्क है, मैं इसी पे बताऊंगी। देखो बेटा, कंफ्यूजन यहाँ पे ये मत लाइएगा। एकेडमीज के कई पर्पसेस हैं। जैसे एक होता है, आज मैं ऑनलाइन क्लास आपका ले रही हूं तो मेरे ऑनलाइन क्लास में 15 बच्चे एक साथ सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक। लेकिन यदि मैं चाहूं कि मैं एक बच्चे के ऊपर कंसंट्रेट करूं और बढ़िया से निकालूं, तो मैं इसी चीज को क्या करूंगी, एक एक बच्चे को अलग अलग टाइम दूंगी और उसके साथ इंटरेक्ट करूंगी, ठीक। अब देखिए, नेशनल एकेडमी, आपने जिस एग्जीबिशन की बात की, फर्क समझिएगा। नेशनल एकेडमी की नेशनल एग्जीबिशन इज अ एक्टिविटी, और ग्रुप शो, सोलो शो करना अलग एक्टिविटी है। मेरा प्रश्न तुमसे ये है कि क्या तुमने अपना काम, एक फॉर्म आता है, उसका नाम होता है राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल एकेडमी, न्यू दिल्ली, रविंद्र भवन। क्या इस फॉर्म को आपने भरा, तब भेजी अपनी 3 कलाकृतियों की फोटो, तब रिजेक्शन हुआ? मैम मैंने स्टेट ललित कला अकेडमी लखनऊ के लिए भेजा था। लखनऊ का भी ब्रूशर में भेजा होगा ना, मतलब प्रदर्शनी हो रही है राज्य स्तर की, उस फॉर्म को भर के आपने 3 काम भेजे होंगे। हाँ यस मैम। तो बेटा ये एक्टिविटी अलग है, ये एक प्रतियोगिता है। आप ऐसे समझिए, ये एक प्रतियोगिता है। एकेडमी उस चीज को करती है कि हमने एक एक्टिविटी खोली, एक प्रतियोगिता खोली,
वो ओपन टू राज्य के सभी कलाकारों के लिए। ये कंपटीशन है, इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 300 कलाकारों ने अपने 2-2, 3-3 काम भेजे। अब वो जाकर के हो गए 1800 कलाकृतियां हो गई मान लीजिए, उसमें स्कल्पचर भी है, पेंटिंग भी है। और राज्य ललित कला लखनऊ को पता है कि मेरी गैलरी इतने बाई इतने की है, मुझे कुछ चुनिंदा वर्क लेने हैं। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब आपके साथ बाकी बच्चे पढ़ते थे और आप भी पेंटिंग करती थी, वो भी पेंटिंग करते थे, तो हो सकता है आपको किसी एक बच्चे का बहुत अच्छा काम लगता था, ठीक, आपको अपना तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन उस बच्चे का भी बहुत अच्छा काम लगता था कि अरे ये बहुत सुंदर काम है। तो इसी प्रकार से होता है इन प्रतियोगिताओं में कि कई बार जो चयन करने आते हैं, इसका एक पैनल बनाया जाता है, जजिंग पैनल बनता है, 2 कैटेगरी में इसको जजमेंट किया जाता है इन प्रतियोगिताओं में आए हुए कामों को, कलाकृतियों को। पहला पैनल का काम ये होता है कि उन 1800 कलाकृतियों में से हमको एकेडमी ने इंस्ट्रक्शन दिया, मान लीजिए मैं चयन करता हूँ, मेरे साथ 2 की और टीम है, तो हम तीनों को ये बोल दिया जाता है कि भाई देखो 1800 में से हमारी गैलरी की क्षमता जो है वो 1000 की है, तो आप लगभग 1200 काम छांट लीजिए। अब हम उन 1200 को काम छांटते हैं और 600 को रिजेक्शन में दे देते हैं। तो नेचुरली जब मैं ये काम छांट रही हूँ तो मेरी पर्सनल लाइकिंग भी पसंद की पेंटिंग आएगी उसमें, और कुछ जो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मानक के ऊपर खरे काम है वो भी आएगी। इसी तरह से तीनों का होता है। हम लोगों ने पेंटिंग्स को सिलेक्ट किया, अलग कर दिया गया, अब वो 600 तो हट गई ना अलग, 1200 पेंटिंग है। अब जो सेकेंड पैनल आता है, इन 1200 हजार पेंटिंग्स में वो पुरस्कार के लिए, संतावना पुरस्कार के लिए, इन चीजों के लिए पेंटिंग का चयन करता है। तो ये जो है ये कंपटीशन है बेटा। लेकिन अगर आप राज्य ललित कला में एक आवेदन पत्र ये देती हैं कि मैं अपनी 3 दोस्तों के साथ या हम 3 लोग मिलकर के ग्रुप शो करना चाहते हैं, हमको समुचित तिथि दीजिए और इसका व्यय बताने की कष्ट करिए, तो आप देखिए आपसे वो वर्क मांग जरूर लेंगे। वो कहते हैं कि इसके साथ में आप अपने तीनों लोगों के 3-3, 4-4 वर्क लगा दीजिए, पर ये एक फॉर्मेलिटी होती है, शेयर फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ हमारे पास आपका वर्क एविडेंस के तौर पे आया कि हमसे आप किराए पे गैलरी मांग रही हैं। यही मेथड ललित कला एकेडमी दिल्ली की भी है। आप ग्रुप शो कर सकती हो, इंडिविजुअल शो कर सकती हो, लेकिन आपका काम चयन प्रक्रिया में प्रतियोगिता शब्द जहां जुड़ रहा है वहां पे आएगा। आपका काम रिजेक्ट भी हो सकता है, सिलेक्ट भी हो सकता है। अब क्लियर हुई आपको बात? और प्राइवेट जितनी भी ये गैलरीज हैं, आपको, आप जब इनको एप्लीकेशन भेजते हैं तो उसमें वो कहते हैं प्लीज इनक्लोज योर 2 वर्क्स या 3 वर्क्स। वो वर्क्स आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए होते हैं। और इनको अगर ये लगता है, पहली बात ये लगता है कि आपका वर्क कैसे भी, आपका वर्क सेलेबल है, मतलब विक्रय के मानकों पे है, मतलब वो बहुत सुंदर है, या जो आज के लोग पसंद करते हैं जिस हिसाब से, उस आधार पे ये मतलब उस पर्पस को परिपूर्ण कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो ये लोग आपकी पेंटिंग्स को एग्जिबिट जरूर करते हैं। जैसे जहांगीर आर्ट गैलरी बॉम्बे में, आपने नाम जरूर सुना होगा। जहांगीर गैलरी में इस वक्त हमारे टाइम में 1 से 1.5 साल की वेटिंग लिस्ट चलती थी। मतलब जो मैंने एप्लीकेशन 2019 में अगर दी उनको, तो मेरा उसमें डेट आएगा 2021 में। 1.5 साल 2 साल का इनके यहाँ हमेशा चलता है। और अभी तो रिसेंटली मेरी किसी से बात हुई इस फील्ड में, एक चित्रकार है, उनसे मेरी बात हुई कि जहांगीर का क्या हाल है, तो उन्होंने रिसेंटली ये बताया कि अब तो उसका वेटिंग लिस्ट 4 से 4.5 साल से नीचे का है ही नहीं। मतलब अगर हाँ कुछ आर्टिस्ट का बहुत अच्छा नेटवर्किंग होता है, जो गैलरी को क्यूरेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो उनके साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं, प्रगाढ़ संबंध होते हैं, तो कई बार होता है ना ऐसी कोई विषम परिस्थिति आ जाती है कि मान लीजिए मेरी डेट अब इस महीने की है, नवंबर की, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि मैं बीमार पड़ गई या मैं कहीं, मतलब ऐसा कुछ हो गया, मेरे घर में फंक्शन है कोई, तो नेचुरली मैं एग्जीबिशन थोड़ी ना कर पाऊंगी।
तो इन दैट केसेस सो मेनी आर्टिस्ट यूज टू विड्रॉ द एग्जीबिशन। उनको मिलता नहीं था वापस, वो जो जमा किया है डिपॉजिट उसमें से बहुत कम परसेंट उनको वापस मिलता है, उसका डिपॉजिट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो गैलरी ये लोगों को दे दी जाती है जिनके साथ उनके अच्छे संबंध है, कि भैया उनको वेटिंग लिस्ट में वेट ना करना पड़े, और वो उनको बैक डोर से दे दिया जाता है। तो ये जो जहांगीर आर्ट गैलरी है फुल्ली आपकी कमर्शियल गैलरी है। आप वहां जाएंगे, आपसे वो पूरा अच्छा खासा एक पैसा लेते हैं, और उसके बाद आपका जो डेली का ये सारा लाइट का खर्चा है वो सब है, वो सारा कुछ आपसे लिया जाता है, और आपके बायर्स की लिस्ट भी आपको देंगे, वो भी बुलाते हैं बायर्स को, बाकायदा बायर्स आते हैं, और हम लोगों के वर्क बिके। मतलब प्रिंट्स तो बहुत कम बिकते हैं, पर लकी इनफ कि हमारे प्रिंट्स बिके। और जिस समय हम आपको कैसे अब उस चीज को बताएं, मेरे पास एविडेंसेस रखे हुए हैं, जिन लोगों ने मतलब जैसे जिन भी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे वर्क को खरीदा, वो बाकायदा लेटर्स आते हैं कि आपका ये वर्क हम इतने में परचेज करना चाहते हैं। तो कैन यू बिलीव इट, 15,000 10,000 मतलब इस तरह से वर्क बिके। हम ये बात कर रहे हैं 93 में, जब लोगों की सैलरीज इतनी नहीं थी। तो मेरा कहना ये है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्क स्टाइल, इट ऑल डिपेंड्स the way you are going to put it, the way you are going to talk to the buyers, the way you are going to deal the gallery owners, ठीक है ना। तो ये कई चीजें हैं। अब ये तो हम लोगों को बहुत स्पष्ट मुझे लगता है। आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोगों को इतना तो क्लियर हो चुका है कि मतलब ये प्रॉफिटेबल गैलरीज और नॉन प्रॉफिटेबल जो गवर्नमेंट की गैलरीज हैं, वो इनका एक पर्पस तो है कि आर्टिस्ट की कलात्मक क्षमताओं को प्रोजेक्ट करना, हाईलाइट करना, और साथ में उनके और बायर्स के प्लस न्यूज रिपोर्टर्स के या क्रिटिक्स के बीच में एक अच्छा नेटवर्क डेवलप करना या संबंध बनाना। इतना आपको क्लियर हो गया मेरी बात से? यस मैम। हर स्टेज का। अब देखिए, आपने बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था मुझसे ये पुटअप करके कि मैम चयन प्रक्रिया। तो देखिए एक और चीज है, अब मैंने आपको अभी बताया कि राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है जिसको वो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहती है, चित्रकला प्रदर्शनी कहती है। आईफिक्स नई दिल्ली ये भी एक स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र से मतलब ये ट्रस्टीज के द्वारा फॉर्म्ड है। आईफिक्स गैलरीज आप सुनेंगे तो आपको दिल्ली में फाइंड आउट करेंगे, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी। ये एक सोसाइटी के रूप में उभरी थी। आज ये काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है कलात्मक क्षेत्र में। बहुत ज्यादा मतलब इसकी एक्टिविटीज हैं। कैसे कि ये हर साल वाटर कलर की प्रदर्शनी अलग करते हैं, ऑयल पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी अलग करते हैं, स्कल्पचर्स की कर रहे हैं, कॉमन एक कंबाइंड एग्जीबिशन भी अलग से करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वर्कशॉप्स भी एक आध बार करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस चित्रकारों का कराते हैं। किसी किसी अच्छे चित्रकार का डिमॉन्स्ट्रेशन भी कराया गया है इस कैंपस में। तो ये जो ऑल इंडिया आईफिक्स है, इसका जब प्रदर्शनी का कैटलॉग आता है, मतलब कैटलॉग कह रहे हैं सॉरी, प्रोस्पेक्टस आता है, आप नेट पे देखेंगे आपको भी मिल सकता है। आप इसको फुलफिल करते हैं, भेजते हैं। इस तरह की कई और एकेडमीज फॉर्म हो गई। अमृतसर की भी है ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट मतलब फाइन आर्ट एकेडमी, बट दैट एकेडमी इज नॉट स्टेट एकेडमी। ये ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा क्रिएट की गई है। अब क्लियर हो रहा है? एक तो स्टेट एकेडमीज जो गवर्नमेंट के द्वारा होती हैं, एक इन्होंने इसको नाम देके अपने आप से फॉर्म कर लिया कुछ लोगों ने मिल करके। तो आईफिक्स न्यू दिल्ली बहुत दिनों की है और ये प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है इस फील्ड में। आप इनके यहाँ ये भी सुविधा है कि आप अपने वर्क को भेज दीजिए। अगर जैसे हम प्रिंट मेकर थे तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता था कि मैं फ्रेम करके अपना वर्क कैसे भेजूं, क्योंकि कांच टूट जाएगा। ये तो एक्रिलिक शीट बाद में चली है 95 96 के ऑनवर्ड्स, हम तो उसके पहले से पार्टिसिपेट करते थे। तो हम लोगों को ये सुविधा देता था आईफिक्स कि यू रोल डाउन योर प्रिंट्स और पीवीसी पाइप्स में डालिए और भेज दीजिए, या गत्ते का पाइप बना लीजिए, उसमें आप अपने प्रिंट को डाल दीजिए, सुरक्षित हमारे यहाँ बाई पोस्ट भेज दीजिए। हम पर्टिकुलर एक
साइज आपका जो प्रिंट है उसके हिसाब से इन्होंने कई फ्रेम्स बनवा के रख रखे थे कलाकार को सुविधा देने के लिए। तो वो फ्रेम हमारा खुद प्रिंट को कर देते थे और एग्जीबिशन में सिलेक्ट हुआ तो टांग दिया जाता था। तो उसमें इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार रखे हैं, सभी जगह होता है। जो कोई भी प्रदर्शनी आयोजित करेगा एक एक्टिविटी के तहत लार्ज स्केल पे, जैसे आईफेक्स सोसाइटी हो गई आपकी, नेशनल एकेडमी हो गई, या आपका स्टेट एकेडमीज हो गई, ये कोई भी संस्था जो भी करेगी एग्जीबिशन इस स्तर पे, वो सभी एक पुरस्कार की धनराशि भी सुनिश्चित करते हैं कि जितने काम हमारे पास आए उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को हम पुरस्कृत करें। फिर दूसरा, अब ये एकेडमीज हो गई जो ये करती हैं, प्रदर्शनीज भी करती हैं, सेमिनार्स भी आयोजित करती हैं। प्लस आपने एक प्रश्न मुझसे किया कि हम जब जर्नल्स में अपने छपवाते हैं तो आप इसको भी इसी तरह से समझिए बेटा, प्रदर्शनी के प्रोसेस को, सिलेक्शन प्रोसेस को इन एकेडमीज के मतलब एग्जीबिशन के लिए। राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी, राज्य चित्रकला प्रदर्शनी या ऑल इंडिया एग्जीबिशन ऑफ आर्ट, इन प्रदर्शनियों में भी यही मानक होता है। आप इनको भेजेंगे अपने वर्क्स को, वो वहां पे स्क्रीनिंग करी जाएगी, आपका वर्क अच्छे लेवल पे उनके समझ में आता है कि हाँ ये डिस्प्ले किया जाना चाहिए, बस वही इनका मानक होगा, वो इसको डिस्प्ले कर देंगे। आपको इसमें पैसे नहीं देने होते हैं कि मेरे काम को एग्जिबिट करिए तो मैं पैसे दे रही हूँ, लेकिन इनके प्रोस्पेक्टस में एक पर्टिकुलर एंट्री फीस होती है। शायद मैं कई चीजों में सोचती हूँ कि ये अब मैं कल के कोशिश करूंगी कि आपको इस तरह के एंट्री फॉर्म्स का, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन हैं, तो मैं इस तरह के एंट्री फॉर्म्स की भी फोटो आपको दिखा सकूं इन एकेडमीज के। एक आध अगर एंट्री फॉर्म मुझे मिल जाते मेरे कलेक्शन में तो मैं आपको जरूर उसको स्कैन करके इस पे स्लाइड शो कर दूंगी। उसमें एक निश्चित अमाउंट लिखा होता है, साफ शब्दों में लिखा होता है कि चित्रकार को प्रवेश शुल्क के रूप में मात्र 100 रुपए, 200 रुपए किसी, और हाँ नेशनल एकेडमी का शायद इधर बढ़ा है, 500 रुपए तक वो ले रहे हैं, वो धनराशि आपको देनी होती है। पर उस धनराशि का ये मतलब नहीं है कि आपने उनको ये कहा कि नहीं भाई अब आप मेरा वर्क सिलेक्ट करके इसको प्रदर्शित कर दीजिए, नहीं, वो एक प्रवेश शुल्क है आपका। ठीक, क्लियर है? क्योंकि इस प्रवेश शुल्क से वो कैटलॉग बनवाते हैं, कई खर्चे वो मीट आउट करते हैं। दूसरा, मानी बात है, आप जैसे अपने कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपका एक प्रवेश शुल्क होता है ना, इसी तरह से हम एंट्री कर रहे हैं, आप में प्रतिभागिता कर रहे हैं, आपकी एग्जीबिशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, वो शुल्क है। पर इसमें सिलेक्शन हो या ना हो, इस बात के लिए ये पैसे आप नहीं देते हैं। पर प्राइवेट गैलरीज में आप जो धनराशि देते हैं एक अच्छे अमाउंट को, वो आपको वापस भी नहीं करते, वो अपने पास रखते हैं। तो वहां पे जरूर ये बात आती कि मैंने आपको पैसे दिए जो आपने मांगे और मैं तो अपना काम यहाँ एग्जिबिट करूंगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। ठीक, वही वाली बात, जनरल में आप पैसे दे रहे हैं, मैं तो अच्छा है या बुरा है मेरा पेपर छापो, तो मैंने पैसे दे दिए आपको और उनकी बाध्यता हो जाती है छापने के लिए, वो चाहे पेपर अच्छा लिखा गया हो या ना लिखा गया हो। पर एकेडमीज के साथ ये होता है, वो स्क्रीनिंग करते हैं, आपके काम को देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर आपका काम अच्छा है तो रिजेक्शन में आ जाए। हो सकता है उस समय जो पैनल मेंबर्स हों उनको उनके स्तर से आपका काम अच्छा नहीं लग रहा, उनकी पसंद नापसंद के अकॉर्डिंग, या और भी चीजें होती हैं। जब आप भी कभी जजिंग में जाए तो बहुत परेशानियां होती हैं, हम लोग भी गए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। 1000 मतलब कैनवसेस और पेंटिंग और स्कल्पचर्स हैं, ग्राफिक वर्क हैं, उनमें से हमको कहा गया कि 10 अवार्ड देने हैं, तो मतलब इट इज अ वेरी टफ, क्योंकि ज्यादातर काम बहुत अच्छे हैं, इंडिविजुअल रूप में आप देखिए तो सभी काम बहुत अच्छे लगते हैं अलग अलग देखने पे, तो इट इज अ टफ प्रोसेस। एनीवेज, अब ये तो हमें क्लियर हो चुका, ये जो नेशनल एकेडमी है
इसी तरह से हमने आपको बताया स्टेट एकेडमी भी स्कॉलरशिप्स देती है। अब हम इस मुद्दे को, स्टेट और नेशनल एकेडमी के मुद्दे को हटा करके, यदि कोई क्वेश्चन बाद में आपके मन में आए तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि कुछ और भी आपको हम बता पाए। जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। दूसरा, अब हम इस मुद्दे को लेते हैं कि ये जो नेशनल एकेडमी है, एक तो इसने अपना फंक्शन शुरू करा कि भाई हम कला के प्रदर्शनी करेंगे, उसमें कलाकार हमारे पास काम भेजेंगे पूरे इंडिया से और हम सिलेक्शन करके उसको एग्जिबिट कर देंगे, ठीक हो गई बात। दूसरा, उसने अपना एक क्राइटेरिया बनाया कि हमारे पास गैलरी पूरे साल तो बेकार रहेगी, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय प्रदर्शनी होगी वो एक ही समय तो होगी, मतलब पूरे साल में एक बार, 1.5 महीने 2 महीने, इससे ज्यादा तो नहीं। तो बाकी के 10 महीने हम क्या कर रहे हैं, हमारी गैलरी स्पेस बेकार पड़ी हुई है। तो उसने अपने एजेंडे में ये भी शामिल किया कि यदि कोई चित्रकार चाहता है वो कुछ नॉमिनल पैसा दे और किराए पे गैलरी लेके अपना काम एग्जिबिट कर ले। ये भी करने लगे हम लोग। क्यों? क्योंकि उनका जो शुल्क था गैलरी का वो कम होता है, बहुत कम होता है, और हमने हायर किया, एग्जिबिट कर दिया। पर तीसरी व्यवस्था एकेडमी को या गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि कुछ चित्रकार ऐसे होते हैं, कुछ विधाएं ऐसी होती हैं जो बेचारे, जिनके पास जगह नहीं है कि वो काम कर सकें, या जिनके पास तकनीकी रूप से वो सक्षम नहीं हो पाएंगे कि सब कुछ सेटअप कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपके बीएफए में, सॉरी आपने बीए में जो किया है, आपके सिलेबस में प्रिंट मेकिंग होगा, ग्राफिक होगा, था ना आपके पास? हाँ मैम। पेंटिंग। पेंटिंग। कितने लोगों ने बीए के कोर्स के लेवल में प्रिंट मेकिंग को जाना, समझा या किया है? कितने लोगों ने? जी मैम, हमने किया। मैम मैम हम लोगों ने किया ग्रेजुएशन है। में एक्चुअली मैम लीनो कट किया है मैम। लिनो कट, दैट इज व्हाट, मतलब प्रिंट मेकिंग का बेसिक आपको पता है। प्रिंट मेकिंग में जो आपने लिनो किया है, और आपने लिनो जब किया तो लिनो और वुडकट दोनों एक ही तर्ज पे सरफेस प्रिंटिंग, सॉरी इसको इसमें क्या कहते हैं, रिलीफ प्रिंटिंग के माध्यम से हम लोग प्रिंट ले लेते हैं, जो उभरी हुई सतह है उसको ले लेते हैं। लेकिन इसके अलावा ये आता किस में है? प्रिंट मेकिंग में आता है। ये जो आप प्रोसेस करते हैं लिनो कटिंग वाला और वुड कटिंग भी अगर करते आप, तो ये प्रोसेस आता है आपका रिलीफ प्रिंटिंग के लिए। लेकिन आप जब इसकी अन्य विधाओं को टच करेंगे, जैसे लिथोग्राफी, ठीक, जैसे इंटेग्लो जिसको हम लोग एचिंग कहते हैं, इन माध्यमों को करने के लिए आपको प्रेस की जरूरत पड़ती है। लिथो के लिए बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, ठीक, उसको मशीन पे रखा जाता है बाकायदा ड्राइंग करके, वो लंबा प्रोसेस है, वो मैं टेक्निक्स के टाइम में आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अभी यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताती हूँ कि ये जो ग्राफिक है, मतलब प्रिंट मेकिंग, अब जैसे एचिंग प्लेट है उसमें एसिड यूज होता है, ग्राउंड होता है, ग्राउंड एक स्पार्टम एक चीज होती है जिसको कि जनरलाइज हम कर सकते हैं, जो ये डाबर होता है सड़कों का, वही कंपोनेंट होता है, उससे थोड़ा फर्क। बेंजीन होता है, वैक्स होता है, आपका रोजेन डस्ट होती है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप घर में तो नहीं असेंबल कर सकते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर आपको वृहद स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। तो मानी बात है, जरूरी नहीं कि सभी चित्रकारों के पास बड़ा घर हो या बड़ा फ्लैट हो, नहीं है। कैसे करेंगे ये विधा, और कर रहे हैं ग्राफिक्स। तो गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि मेरे जो चित्रकार हैं, मतलब मेरे देश के चित्रकार हैं, उनके प्रमोशन के लिए क्यों ना हम कुछ उनको एक ऐसी फैसिलिटी दें, एक ऐसी सुविधा दें जिस स्थान पे वो आ करके कुछ एज ए फीस डिपॉजिट करके उस वर्कशॉप का उपभोग कर पाए। लेकिन वो फीस आपके ऊपर बर्डन नहीं है, निग्लेजिबल अमाउंट, निग्लेजिबल अमाउंट। और साथ में उसके साथ एक और चीज थी कि वो अमाउंट आपको जिस समय जीवन में
जीवन में जिस समय आपको ये होता है कि नहीं भाई मैं अभी इस स्टूडियो में नहीं आऊंगा, मैं कहीं और काम करूंगा या मैं नहीं करूंगा काम, तो वो आप अपना फॉर्म बोलिए, नंबर सीरियल नंबर बोलिए इनरोलमेंट का, और वो आपको वापस पैसे कर दिए जाएंगे। 150-100 रुपए जमा होता था हमारे टाइम में, अब शायद जो बढ़ गया हो मुझे नहीं पता। तो ये जो स्पेस दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, इस इमारत को, इस स्थान को, मानी बात है वो इमारत होगी ना, कमरे होंगे ना, वो हॉल होंगे जिसमें ये सुविधाएं हैं। जैसे सेरेमिक के लिए व्हील चाहिए होता है, फर्निश लगाते हैं, तो इन सब चीजों के लिए ऑब्वियस है कि स्पेस बहुत बड़ी चाहिए। अब आप पॉट बनाए, आपके घर में व्हील होगा? हर बच्चा क्या व्हील खरीद के अपने घर में पॉट बनाएगा? नहीं, मिट्टी को बनाने का एक प्रोसेस होता है। बनी बनाई आप कहाँ से लेके आएंगे? आप ही तो बनाओगे। तो ये सारी, घर में इतनी स्पेस नहीं है कि हम बड़ा सा उसमें हौदिया रखें और उसमें मिट्टी डालें, फिर दूसरी हौदिया में, उसका लंबा प्रोसेस होता है जो अच्छी मिट्टी बनती है, चाहे वो रेड क्लो हो, चाहे वो व्हाइट ये चाइना क्ले हो आपकी, उसका एक लंबा प्रोसेस है, कितने कितने घंटे उसको भीगा रहने देना पड़ता है, और उसको बाकायदा बार बार दूसरे से तीसरे में छान छान के प्रोसेसिंग होती है उस गीली मिट्टी की। तो अब ये सारे काम करने के लिए तो पता चला आप जिस घर में रह रहे हैं वो जगह ही कम है। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप ये सब भी कर पाए। तो गवर्नमेंट को ये सारी प्रॉब्लम्स जब कलाकारों की रूबरू हुए, कलाकारों के प्रतिनिधि, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें तो सुविधा मिल गई, लेकिन हमसे पहले के जो लोग थे उन्होंने स्ट्रगल किया। उन्होंने सरकार के पास जा करके, कलाकार का जो मंडल होता था या जो प्रतिनिधि होते थे इस समुदाय के, वो जाके उनको कन्विंस किए कि भाई ये प्रॉब्लम्स होती है, और अगर इसका हाश होगा तो हमारे देश की मतलब संस्कृति और कल्चर बढ़ेगा कैसे, कलात्मक पक्ष कैसे इसका सुदृढ़ होगा। तो ये सारी चीजों को उन्होंने अपने तरीके से सरकार के सामने जब रखी, और सरकार को भी इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, ये आवश्यकता है कि हम कलाकारों को सुविधाएं प्रदान करें। सुविधाएं किस तरह की? आर्थिक और इस तरह की जो जगह से रिलेटेड है, एकोमोडेशन वाइज। तो इस बात को लेकर के कलाकारों की सुविधा के लिए एकेडमी ने, उन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने एकेडमी को एक फंड दिया और असाइन किया कि आप कोई जगह ऐसी ले करके हायर करिए या बनाइए उस जगह पे बिल्डिंग को, जिसको कि नाम हम देंगे स्टूडियोज, जिसको कि हम नाम देंगे सेंटर। एंड दैट इज व्हाई एकेडमी एस्टेब्लिश ललित कला केंद्र। दोज आर द रीजनल आर्ट सेंटर्स। फर्क समझिएगा, ललित कला एकेडमी, उसकी सब ब्रांचेस कौन बन गई? जिसमें की स्टूडियो की फैसिलिटीज दी गई। एकेडमी में स्टूडियो की फैसिलिटीज नहीं है, एकेडमी में आपकी गैलरीज हैं। क्लियर हो रहा है आपको बात? लेकिन जहां पे स्टूडियो प्लस गैलरी की फैसिलिटी है, वो आपके सेंटर्स हैं, रीजनल ललित कला सेंटर्स, जिनको हम कहते हैं क्षेत्रीय कला केंद्र। क्या मुझे आप बता सकते हैं, आप में से अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश को हैं और कला के क्षेत्र में हैं, उत्तर प्रदेश में रीजनल आर्ट सेंटर किस जगह पे है? लखनऊ में, अलीगंज में। एग्जैक्टली, लखनऊ का ललित कला केंद्र, रीजनल आर्ट सेंटर एस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ, दैट टू शी सेड इट कि अलीगंज। पहले जब हम पढ़ते थे और जब हम ललित कला जाते थे, 82-84 की बात मैं बता रही हूँ आपको, दैट प्लेस वॉज वेरी लोनली। लोनली मतलब बहुत ज्यादा ये मतलब बिजी नहीं था, बहुत अलूफ टाइप की जगह थी, इतनी भी नहीं लेकिन कम जाना आना होता था लोगों का। तो उसके ही साथ में लगा हुआ विज्ञान केंद्र है, अगर आप भी गई हो तो आपको याद होगा, उसके पहले ही विज्ञान केंद्र है, साइंस सेंटर। जी, मेरा स्टूडियो वहीं पे है। अच्छा अच्छा, आप क्या अभी केंद्र से संबंधित हैं? जी जी, मैं वही, मेरा स्टूडियो वहीं है ना, वहीं में काम करती अच्छा, हूँ। आप तो है वहां पर। जी ओके जी। ओके ओके। तो उस वक्त तो हमारे टाइम में शर्मा जी अभी भी हैं क्या? प्रवीण शर्मा जी ऑफिस में?
अभी मैम आ गए हैं, वो पहले थे लेकिन बीच में उड़ीसा चले गए थे, अभी वो फिर से आ अच्छा गए अच्छा, हाँ मुझे याद आ गया, फोटोग्राफ डाले थे उन्होंने, हैं। जी जी, भुवनेश्वर वाले भुवनेश्वर में। में। हाँ, जी। भुवनेश्वर, राइट। खैर, तो क्या कहते हैं, यहाँ पर केंद्र, विज्ञान केंद्र था, तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि कला केंद्र क्या है। तो बाकायदा हम लोग जैसे, या हमसे कोई मिलने आने वाला होता था, तो हम लोग उसको बोलते थे, भाई ऑटो वाले को, रिक्शे वाले को बोलना कि हमको विज्ञान केंद्र जाना है। जब विज्ञान केंद्र पहुंच जाओगे, दूसरे गेट में घुसना, वो आर्ट सेंटर है। तो दीज वेयर द थिंग्स एनीवे। तो अब ये जो केंद्र हैं, इनमें स्टूडियोज हैं, जैसा कि आप तो संबंधित हैं उससे, तो आप वहाँ की फैसिलिटीज, सुविधाओं को उपभोग भी कर रही हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा, स्कल्पचर के लिए स्टूडियोज हैं, जिसमें लोग आते हैं, उनको मिट्टी विट्टी जी प्रोवाइडेड मिलती है, काम करते हैं, और वो उनका अपना पर्सनल काम हो जाता है। हाँ, इसी तरह से ऐसा होता है। सेरेमिक में भी इलेक्ट्रिकल चाक भी है, और फर्निश भी मुहैया, मतलब उपलब्ध है। इस फर्निश को जब लगाता है कोई, ग्लेज वगैरह के लिए पेमेंट करना पड़ता है थोड़ा बहुत, और इसमें जब फर्निश के लिए तैयारी हो जाती है, तो नॉर्मल एक अप्रोक्सीमेट जो बिजली का खर्चा आएगा, वो आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ग्राफिक स्टूडियो में जी मशीन्स हैं, एसिड्स हैं, इसमें आपका बेंजीन मिलता है, स्प्रिट मिलता है, मिट्टी का तेल भी आपको अवेलेबल है। बस आपको अपनी प्लेट खरीदनी है, पेपर खरीदना है, इंक खरीदना है। शायद अब एक आध और चीजें ऐड कर दी गई हूँ, मैं नहीं जानती अभी रिसेंटली क्या है। अब हमारे टाइम में तो काफी फैसिलिटीज थी, और शायद इसीलिए हम लोग ने बहुत काम किया, मतलब मैम उधर आराम वर्कशॉप से का भी काम करते थे। मैम ट्रेंड है ना, वर्कशॉप का भी ट्रेंड है, वर्कशॉप के लिए। हाँ, वर्कशॉप का भी है। तो इसी उससे यहाँ पर किया, और अभी एक्सटेंशन पार्ट जो केंद्र का हो गया, वो बड़ी गैलरीज हैं। और इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि लखनऊ में कई ऐसी एक्टिविटीज सेंट्रल एकेडमी की होने लगी, जो पहले नहीं हो पाती थी। कई शोज का जी ऑर्गेनाइजेशन ये करने लगे वहां पर, किसी किसी आर्टिस्ट का भी प्रोजेक्शन होता है। तो ये जो केंद्र बनाए गए, रीजनल आर्ट सेंटर्स, वो मुख्य रूप से जो बनाए इन्होंने नेशनल एकेडमी ने, वो आपके भुवनेश्वर में एक स्थित है, आपका शिमला में एक स्थित है। ये नेशनल एकेडमी के हैं एक्सटेंशन पार्ट्स, सिस्टम, जी मतलब उसकी शाखाएं समझ लीजिए, ब्रांचेस। एक्सटेंशन पार्ट चेन्नई में है, बेंगलोर में है। अब नई दिल्ली में जो इनकी ये मतलब केंद्र है, ललित कला केंद्र, उसको कॉमनली नाम दिया गया गढ़ी स्टूडियोज। आप अवेयर होंगे एक आध लोग इसमें से, जी गढ़ी स्टूडियोज, राइट। और ललित कला एकेडमी नई दिल्ली ने, नेशनल एकेडमी ने गढ़ी स्टूडियोज के नाम पे ही गढ़ी स्कॉलरशिप चलाई है। जो इनकी एक स्कॉलरशिप एक छात्रवृत्ति है, वो 10 बच्चों को मिलती है ऑल ओवर इंडिया। मेरे टाइम की बात कर रही हूँ, मेरे टाइम की। उसमें से जोनल डिविजन्स होते थे। बता रही हैं आप कुछ? हाँ मैम, अभी इस टाइम वो 20,000 हो गया है, मतलब स्कॉलरशिप ओ गुड, ललित कला गुड। की। हाँ मेरे टाइम में इतना जी नहीं था, मेरे में 10 था, मेरे में 10 था। और जी। इसमें ये होता था कि क्योंकि उस समय 4 ही सेंटर्स थे इंडिया में। अच्छा मैं जी 96 में मुझे मिली थी, 96 94 ऐसे, मुझे याद नहीं, मैं एमएसए करके आई थी, तभी एलिजिबल हुई थी, तो भरा था। तो मुझे जी 96 जी या 95 ऐसे कुछ मिली। तो उस वक्त 4 सेंटर्स होते थे। वन वॉज इन मैड्रास, अच्छा चेन्नई, जी दूसरा आपका लखनऊ केंद्र था, और तीसरा जी भुवनेश्वर था, और एक दिल्ली था। तो क्योंकि हम जी लखनऊ से ही बिलोंग करते थे, तो उन्होंने बिना पूछे जांचे, जबकि मेरा मन बहुत था, क्योंकि होता है ना, अच्छा अगर आप कलाकार हैं तो आप जी दूसरी दूसरी जगहों पे जाइए तो ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलने से काम भी होता है। पर हाँ मेरा मन था मैं बाहर जाऊं, पर नहीं, नेशनल एकेडमी ने उठा करके कि आपके यहाँ क्योंकि मतलब ये है ललित कला केंद्र, तो आपको भी जी लखनऊ में ही रह के काम करना पड़ेगा। जबकि इस केंद्र में जम्मू कश्मीर, पटना, कई सारे लोग, मेरे से पहले वाले बैच में उनको मिला था, जिनमें से आपके राजीव नयन पांडे जो शकुंतला विश्वविद्यालय जी के हैं, जी सेकेंडली जी आपके हर्षवर्धन शर्मा इस समय
वहां पर है शिमला शिमला के। में ठीक है, हिमांशु। हाँ शिमला में। ये मेरे से सीनियर बैच था बेटा, जी ये मेरे से जस्ट सीनियर बैच था। और ये परेश साइकिया एक लड़का था, वो असम का था, वो बाकायदा वहां से आया था असम से। और एक लड़की जी थी मेखला, मेखला वॉज फ्रॉम सम अदर प्लेस, लेकिन थी वो ओरिजिनली दिल्ली की, पर वो बर्थ जी स्टेट कहीं और का था, तो उसको लखनऊ जी भेज दिया गया था। तो ये पूरा ग्रुप मेरे से जस्ट पहले वाले बैच का था। और उस हाँ, वक्त हम लोगों को काफी फैसिलिटीज मिली। इसमें यही होता था, जो अभी भी होगा, अब तो 20,000 इज अ गुड अमाउंट, एंड दैट टाइम ऑल्सो टेन मैम थाउजेंड इस वॉज अ बार गुड हुआ है, अमाउंट है। इस बार हुआ है मैम, काफी टाइम से 10,000 ही था मुझे भी जब मिला था, मतलब 2 साल पहले मुझे मिला था, तो दस हाँ, हजार ही था मैम। अच्छा अच्छा, तो यार ये गड़बड़ हो जी गया, लॉस हो गया आपको। जी जी मैं लेकिन मुझे भी लेकिन कॉलेज आप के तो बाद ही इसमें, मिल गया था। हाँ इसमें तो जी आपका तो फिर आपको तो इसका एक्सपीरियंस है कि इसमें जरूर जी वो स्क्रीनिंग होती है, सिलेक्शंस होते हैं, और वो चुनिंदा, जी मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को अभी भी 10 ही सिलेक्ट करते होंगे, स्कॉलर्स को वो। हाँ मैम, ये यूपी से 2 लोग का सिलेक्शन हाँ हाँ। होता है। और हेलो, अच्छा, रीजनल सेंटर्स कई जगह खुल गए हैं, भुवनेश्वर। हाँ आवाज आ रही है। हाँ मैम, अब कोलकाता में भी हो गया है, और भी हाँ बहुत जगह हो गया, 5 अब तो सेंटर्स हो कई गए थे। जगह पे हो गया है, अब तो कई जगह पे हो गया है। जी पहले हमारे यहाँ हम जब थे तो 4 ही सेंटर्स थे, और हम लोगों को बड़ा मतलब एक कहना चाहिए प्रेस्टिजियस बात है ये, तो एक प्राउड फीलिंग आती थी कि हाँ भाई हाँ लखनऊ में 8 सेंटर भी है। मैम, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, नो डाउट। खैर आप मुझे उस समय में वापस मत ले जाइए, क्योंकि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकती, हम बहुत मिस करते हैं, नो डाउट बहुत मिस करते हैं उस चीज को। एंड हमारा वाले टाइम में तो बहुत बहुत काम भी किया हम लोगों ने। आज भी मेरे ख्याल से वहां पे क्या कहते हैं, वो स्नेह मोहन जी कभी कभी आती होंगी शायद। जी One of the lady in the sculpture department, she was there, she is a IAS officer as well, और उसने जी ज्वाइन भी अब किया। बहुत। हाँ और क्या कहते हैं, एक स्कल्पचर में लड़का था, पता नहीं मुझे उसका रिसेंटली कहाँ है, कृष्णा उमेंद्र काम करते थे पेंटिंग में। मतलब कई थे, कई लोग थे, बहुत बड़ा ग्रुप था हम लोगों का, हाँ और हाँ, बहुत मजे उमेन आते सर थे, है अभी काम भी। करते थे, मस्ती। हाँ, तो ये तो आपको क्लियर है, तो मैं वही बता रही थी कि अब जी ये जो लिस्ट है कला केंद्रों की, भुवनेश्वर हो गई, चेन्नई, बेंगलोर, गढ़ी, गढ़ी स्टूडियोज दिल्ली में है, और कोलकाता है, लखनऊ जी है, शिमला है। गढ़ी स्टूडियो सर्वप्रथम खुला नेशनल एकेडमी ने, क्योंकि मानी बात है वो दिल्ली में था, तो इनको गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप ऐसी कोई जगह देखिए जिसमें कि स्टूडियो के पर्पज से जगह आप क्रिएट कर सकें। तो इन्होंने गढ़ी में सबसे पहले खोला स्टूडियो। ये जो एरिया है गढ़ी का, इसको कॉमनली गढ़ी का क्षेत्र बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये बिस्तदड़ी बालचा महल एक कुछ एरिया को जाना जाता था उस समय। उसी स्थान पे इसके लगभग 8 कमरे, 8 कमरे कह लीजिए या 8 कक्ष कह लीजिए, उस फॉर्म में इस इमारत का प्रारंभ किया गया। पर धीरे धीरे इसको जो प्रयोग किया जा रहा था उस समय, वो पर्पस तो यही था कि यहाँ सेमिनार्स हों, वर्कशॉप्स हों, लेक्चर हों, आर्टिस्ट लोगों के डेमोन्स्ट्रेशन हों, वो आके यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करें और अपने चित्रों को एग्जिबिट भी करें। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे ये, क्योंकि एक अच्छी चीज थी, गढ़ी में एक्टिविटीज बढ़ी, कलात्मक जगत में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला एक दूसरे कलाकारों को इंटरेक्शन के साथ में, क्योंकि आप जब दूसरे कलाकार का काम देखते हैं तो आप उससे प्रेरित होते हैं, उनके स्टाइल से प्रेरित होते हैं, और कहीं ना कहीं आपका काम भी एक विकास की तरफ बढ़ता है, उसमें भी एक प्रगति आती है। तो ये जब चीजों को ऑब्जर्व किया गया, तो ये कमरे धीरे धीरे 8 के बजाय 36 हो गए। इमेजिन, ये कमरे 36 हो गए। इन कमरे, ये जो 36 कमरे थे, इनमें से 32 कमरे ये स्टूडियो मतलब सॉरी, ये इंडिविजुअल स्टूडियो के पर्पज से आए। 32 कमरे इंडिविजुअल
आर्टिस्ट ने अपने अपने जो उस समय के दिग्गज आर्टिस्ट थे उन लोगों ने अलॉट कर लिया। यदि मैं गलत नहीं हूं तो आज भी गढ़ी स्टूडियो में जैसे मुकुल पवार जी का स्टूडियो है वहां पर, इसी प्रकार से कई एमिनेंट आर्टिस्ट उस समय थे, उन्होंने असाइन कर लिया कि हाँ हम यही, हमको स्टूडियो की आवश्यकता है और हम यहाँ काम करेंगे, तो वो स्टूडियोज इनके नाम से हुए। ये 32 इस पर्पज से हो गए, और जो बचे हुए 4 कक्ष थे, 4 कमरे थे, उनको स्टूडियो टर्न कर दिया गया, मतलब वर्कशॉप टर्न कर दिया गया, जिसमें कि सेरेमिक के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता होती है उन चीजों को असेंबल कर दिया गया। इनको एक तरह से कहा गया, सॉरी, कम्युनिटी स्टूडियोज, कम्युनिटी, सामुदायिक, आप समझ रहे होंगे, जिसको सभी लोग आकर के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो 4 स्टूडियोज हैं, इनमें सेरेमिक भी आता है, इनमें प्रिंट मेकिंग भी आता है। यहाँ पे आज भी जब कोई राष्ट्रीय स्तर की, अंतरराष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप, मतलब कैंप्स, आर्ट कैंप होने की बात आती है, तो गढ़ी स्टूडियो को इन्वॉल्व किया जाता है या उसमें संपन्न कराई जाती है। इसमें टैमरिड एक यूएसए में है स्थान, उसका लिथोग्राफी का बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए स्टूडियो है या वर्कशॉप है। तो वो जो टैमरिड स्टूडियोज हैं वो लिथोग्राफी के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त अपना महत्व, प्रभुत्व रखते हैं वहां पर। उनके कोलैबोरेशन में दिल्ली में एक वर्कशॉप कराई गई थी, और लकली हम पार्टिसिपेंट थे उस वर्कशॉप में। तो मैंने गढ़ी में 7 दिन काम भी किया है उस जगह की फैसिलिटीज को, मतलब एक कैंप के अंतर्गत जब मुझे भागीदारी के लिए बुलाया गया तो वहां पर मैंने वर्क किया। इंटरनेशनल कैंप था वो, कई जगह के, कई देशों के प्रतिनिधि आए थे उसमें, और बहुत अच्छा कैंप हुआ था। ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आई वॉज द पार्टिसिपेंट, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वाकई उस वक्त के हिसाब से, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आए थे जो चित्रकार थे बाहर के, और वर्क वाइज भी जो डेमोन्स्ट्रेट करके उन्होंने लिथोग्राफी दिखाया था, वाटरलेस लिथोग्राफी, दैट वाज फैंटास्टिक। अच्छा, अब इसी में ये इस तरह के स्टूडियोज विकसित कर दिए गए, और हम लोगों ने एक थोड़ा सा उसमें मतलब बात कर ही ली है कि ये जो केंद्र हैं इनका पर्पस मेनली अब क्या हुआ कि कलाकार को स्टूडियो की फैसिलिटीज मुहैया हो जाए आसानी से, यहाँ पे कोई कोई कला गतिविधियां की जाए। तो गढ़ी में जैसा कि मैंने आज ही थोड़ा सा फाइंड आउट करके देखा था, तो उसमें एक ये लिखा पाया मैंने इस जगह पे कि इसमें एक त्रिनालय का कैंप भी किया गया था 1978 में। त्रिनालय कैंप नहीं, त्रिनालय की प्रदर्शनी। आप यहाँ जितने भी कला से संबंधित लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमारे प्रोफेशन में ये बोला जाता है कि जब आप लेक्चर डिलीवर करें तो आपका लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो हर एक को समझ में आ जाए, और क्या कहते हैं, उसके हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। दूसरा कि आप सामने वाले को ये समझ के चलिए कि चाहे वो जितना भी ज्ञानी हो, लेकिन आप उसको ज्ञान दे रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मुझे पता है कि शायद कई लोगों को आप में से पता है कि त्रिनालय और मृणालय क्या होता है, बट द थिंग इज आई विल मेक क्लियर हियर। त्रिनालय इज अ एग्जीबिशन इवेंट which is organized every after 3 years. It is an international activity, right? It Yes, can ma'am. be Yes, ma'am. organized in different countries, but Yes, ma'am. a open entry, है ना? But a open entry which is for everybody from all the मतलब all over the world, anybody can participate, anybody can send their things. इसका एक थोड़ा सा प्रोसेस को कर दिया गया कि त्रिनालय, क्योंकि ऐसे तो ओपन एंट्री रखेंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी कामों की, और इतनी तो जगह मुश्किल पड़ जाएगी, ऑल ओवर वर्ल्ड से जब काम आएंगे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उसको जजिंग करने के लिए। तो उसको इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने का ये किया, इजीएस्ट वे में ये किया कि ये
बोलते हैं कि हर कंट्री में इन्होंने मैसेज भेजा, आप अपने लेवल पे वर्क मंगाइए, स्क्रीन कर लीजिए, चुनिंदा कुछ कलाकारों के वर्क को हमें भेज दीजिए। ठीक, तो जैसे इंडिया से भी, इंडिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 4 पार्ट में हम लोग जैसे आते हैं नॉर्थ में या साउथ में या ईस्ट में या वेस्ट में, इस डिवीजन के अकॉर्डिंग हर एरिया से 10-10, 15-15 आर्टिस्ट का ग्रुप लिया गया, उनसे कहा गया अपना काम दे दीजिए हमको। इन कामों को इकट्ठा देखा जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है, सिलेक्शन किया जाता है और एग्जिबिट कर दिया जाता है। अब ये त्रिनाले की एग्जीबिशन हर 3 साल पे इंटरनेशनल स्तर पे होती है। बिनाले की एग्जीबिशन 2 साल पे इंटरनेशनल स्तर पे होती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इन द बिनाले, बिनाले जो होता है वो अधिकांशतः प्रिंट मेकिंग का हुआ। अगर आप अवेयर होंगे तो इंडिया में बिनाले को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे अधिक प्रयत्नशील और सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज कराई, दैट वाज भारत भवन भोपाल। दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भारत भवन भोपाल, उन्होंने बिनाले को 3-4 टाइम्स अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कराया, बहुत ही सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज हुआ है। उसके कैटलॉग भी मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि 2 बिनाले में मेरा वर्क सिलेक्टेड था, तो ऑब्वियसली जिन आर्टिस्ट का वर्क सिलेक्ट होता है उनको वो कैटलॉग्स भेजे जाते हैं। बिनाले में एक तो एक्टिविटी हो गई जो कि आपके एग्जीबिशन संबंधी होगी, इसके एक्टिविटी दूसरी भी हो सकती है जो कि डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड होगी, तीसरी सेमिनार ऑर्गेनाइज करने की भी हो सकती है, किसी टॉपिक को लेकर सेमिनार भी कर सकते हैं। एक तरफ एग्जीबिशन तो चल ही रही है, सेमिनार भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन भी हो सकता है, लेक्चर भी हो सकता है। दूसरा आपका ये चीजों को ये कर सकते हैं, यही सेम प्रोसेस, कैंप भी हो सकता है, शिविर भी हो सकता है बिनाले के गतिविधियों के अंतर्गत। यही सेम चीजें आपकी त्रिनाले के अंतर्गत भी आती हैं। त्रिनाले प्रदर्शनी करेगा, जो चित्रकारों को उसने सेलेक्ट किया उनके उस पे बोला जाता है उनको कि आपका वर्क सिलेक्टेड है। जिनका वर्क सिलेक्टेड हुआ उनका फाइनल डिस्प्ले किया जाता है। डिस्प्ले होने के पश्चात उनमें से वही जूरी बैठती है, इंटरनेशनल जूरी होती है। सारी इंटरनेशनल जूरी बाकायदा इसको वर्क को देखने के बाद डिसाइड करती है कुछ वर्क को, 10 कामों को, कि किनको हमें त्रिनाले का अवार्ड देना है, बिनाले का अवार्ड देना है। ठीक मैम, ये त्रिनाले जो होता है इसका संचालन कौन करता है? त्रिनाले का संचालन एकेडमी ही करेगी, नेशनल एकेडमी करेगी। जो इंडिया में है वो करेगी, बाहर की कंट्रीज में उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां भी एकेडमीज होती हैं, क्योंकि पर उसका स्वरूप अलग होता है। मतलब हर कंट्री, क्या कह रहे हैं आप बेटा? मतलब हर कंट्रीज में होता है ना? हर कंट्री में होता है। कुछ कंट्रीज हैं जो केवल प्रिंट मेकिंग का बिनाले और त्रिनाले करते हैं, कुछ करते हैं ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट्स का, मतलब कि पेंटिंग का भी करेंगे। जैसे इंडिया में जब त्रिनाले होता है तो आप, मैं इसी बात को कह रही हूँ, बिनाले जरूर आपका प्रिंट मेकिंग का हुआ भारत भवन में कई बार, मतलब कंटिन्यूएशन में हुआ, और बिनाले मतलब जो हुआ प्रिंट मेकिंग का वो वाकई भारत भवन ने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया था। लेकिन त्रिनाले की गतिविधि इंडिया जब करता है तो उसको 3 साल के बाद ही करना होता है, वो उसके डिपेंड करता है। दूसरी अदर कंट्री करती है तो वो भी 3 साल के बाद दूसरी एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करेगा। ये जो त्रिनाले है किसी भी कंट्री में होता है, बस इसमें मोड ऑफ गिविंग योर एग्जिबिट, मतलब एग्जिबिट्स, चित्रों को देने का तरीका अलग होता है। आप अपने आप से नहीं दे सकते, आपको एकेडमी से बोला जाएगा। मतलब उन्होंने, मैंने अभी बताया ना, इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया को 4 जोनल डिवीजन में कर देते हैं। कुछ आर्टिस्टों के 10 मान लीजिए उन्होंने पिक कर लिए उत्तर भारत से, 10 को पिक कर लिया पश्चिम भारत से, 10 को पिक कर लिया साउथ से, और 10 को कर लिया उधर आपका जो पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो भी बचा उसको 4 जोन से 10-10 को लेके 40 हो गए। अब इन 40 के वर्क को
फोटोग्राफ के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से मंगा के वो देखते हैं, और अगर इस पैनल को ये लगता है कि नहीं इनका वर्क अच्छा है और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अलग है, डिफरेंट है, तो वो उसको एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि उनको अपनी साख भी तो रखनी है। ऐसा ना हो, इसमें ऐसे जुगाड़ नहीं चलता है, फिर मैं कह रही हूँ इसमें ऐसे सोर्स नहीं चलता है। आपका अगर वर्क, हाँ कुछ ऐसा होता है कि मुझे ये पसंद है काम, मैं जजिंग में हूं, मैंने कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन काफी हद तक इसमें फेयर जजिंग होती है। और अगर आपके काम में अलगपन है, मतलब कि एक डिफरेंट है, चाहे वो ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल, चाहे वो आपके कॉन्सेप्ट वाइज, उसको वो जरूर सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी, आप गूगल में देखिएगा, जो मुझे इस समय स्ट्राइक कर रहा है नाम, वो हेमा उपाध्याय। हेमा उपाध्याय आज की डेट में शी इज नॉट मोर, वेरी यंग आर्टिस्ट, वेरी यंग आर्टिस्ट। शी वॉज वेरी जूनियर टू मी इन बड़ौदा जब मैं एमएफए कर रही थी। शी वॉज डूइंग हर बीएफए उनका कंप्लीट। मर्डर कर दिया गया था। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। अभी कुछ साल पहले 2000 कितने 12-10 में ऐसी कोई बात हुई। एंड उपाध्याय मतलब हेमा उपाध्याय, क्या कह रहे हैं बेटा? चिंतन उपाध्याय की वाइफ थी ना? हाँ, चिंतन उपाध्याय एंड हेमा उपाध्याय। चिंतन वाज आल्सो माय जूनियर इन बड़ौदा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे हेमा उपाध्याय हैं, हेमा उपाध्याय बेसिकली शी वाज अ पेंटिंग स्टूडेंट। इसने स्कल्पचर भी एक्सपेरिमेंटल उस पे वर्कआउट किया था। तो इन्होंने त्रिनाले में फाइबर के छोटे छोटे कॉकरोचेस को असेंबल किया था, उसको इंस्टॉलेशन आर्ट के नाम पे। छोटे छोटे फाइबर से बना करके कॉकरोच डिफरेंट साइज के थे, बहुत सारे थे, और उसने उसको असेंबल करके बाकायदा त्रिनाले की एंट्री में भेजा। तो दैट वाज समवॉट वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट, क्योंकि कॉकरोच जैसी चीज जिसको देख के एक अजीब सी आपके अंदर फीलिंग आती है जब आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, और वो पूरी वॉल के ऊपर और जमीन पे उसने असेंबल किया, इंस्टॉल किया। तो शी वॉज गिवन द त्रिनाले अवार्ड दैट ईयर। डिफरेंट तो था, डिफरेंट तो था। आप जब उस, मैंने हर बार आपसे कहा है, देखिए बुक में आप किसी पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, उसका रिएक्शन उतना नहीं होगा जितना उसको आप प्रत्यक्ष रूप से में जिस समय देख लेते हैं। प्रत्यक्ष आप जिस समय देखेंगे तो आपके अंदर एक अजीब ही सेंसिटिविटी जागृत हो जाती है, सेंसेशन आ जाता है कि अरे ये ऐसे। तो जो हेमा का नाम इसलिए मैंने लिया कि एक डिफरेंट मटेरियल, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेके जब उसने काम किया, तो जो भी जजिंग पैनल के मेंबर्स थे शायद उनको अच्छा लगा, उनके एकदम से जहन में आया कि नहीं यार ये डिफरेंट चीज है, और दे चूज्ड इट एज ए अवार्ड। क्लियर? और पता नहीं मुझे नंबर ऑफ त्रिनाले नहीं याद है, लेकिन इसका जब सिलेक्शन हुआ तो हमारे यहाँ के लखनऊ के, आप भी जानती होंगी, सीनियर आर्टिस्ट हैं संदीप भाटिया और इंदु रस्तोगी जी। शी वॉज वेरी सीनियर बट शी इज नॉट मोर नाउ। इंदु रस्तोगी जी का और संदीप भाटिया का वर्क त्रिनाले में सिलेक्टेड हो चुका है, ठीक। और मेरा भी गया था, पर मेरे वर्क को उन्होंने एग्जीबिशन के लिए नहीं सेलेक्ट किया। अब सुनिए, मजेदार ये बात हुई कि जिस समय ये लेटर आया मेरे पास कि योर वर्क इज नॉट सेलेक्टेड फॉर द त्रिनाले, त्रिनाले एग्जीबिशन, हम बहुत डिप्रेस हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। एंड इट वाज अदर देन दिस थिंग। उसमें इन लोगों के पास आया, इंदु जी के पास आया, इंदु रस्तोगी जी, योर वर्क हैज बीन सिलेक्टेड फॉर त्रिनाले। संदीप भाटिया जी, योर वर्क हैज बीन सिलेक्टेड इन द त्रिनाले। तो और भी दुखद स्थिति हो गई हमारी। लेकिन आफ्टर 1 वीक ओनली, after 1 week only, I got a letter that you are selected to be a participant for the Trinale Artist Camp. अब आप इमेजिन करिए, मतलब वो तो एक वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ। यहाँ तो आप केवल लोगों के काम देख सकते थे, वहां तो आप आर्टिस्ट को काम करते देखते ना। तो वो हुआ था जवाहर कला केंद्र जयपुर में। ट्रिमेंडस वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे
प्रिंट मेकर्स, बहुत सारे पेंटर्स, स्कल्प्टर्स, सेरेमिक आर्टिस्ट, ये सब इकट्ठे वहीं पर थे जवाहर कला केंद्र में। जवाहर कला केंद्र का परिसर मैं अपने स्लाइड शो में अभी आपको दिखाऊंगी। अगर आज तो समय खत्म हो जाएगा, आज हम लोग ने केवल बातें की हैं। मैंने स्क्रीन शेयर आपके साथ जबकि कर रखी है लैपटॉप से, बट द थिंग इज इसको हम कल करेंगे। इसमें कल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट वीक एक लेक्चर इसके ऊपर जरूर दूंगी, क्योंकि स्लाइड्स बहुत अच्छे से मैंने डेवलप की आपके लिए। उसमें जवाहर कला केंद्र में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इस त्रिनालय कैंप का। और आप यकीन मानिए ये एक्टिविटी मेरे लिए बहुत अच्छी रही, बहुत बेनिफिशियल रही। बस तो ये पार्ट्स बन गए ललित कला एकेडमी के। अपने केंद्रों के माध्यम से इन्होंने ये कराना शुरू किया। लेकिन ऐसा नहीं कि ललित कला एकेडमी अब केवल एग्जीबिशन कर रही, नहीं, वो छात्रवृत्ति देती है आर्टिस्ट के प्रमोशन के लिए। दूसरा, वो आपके कामों को क्रय भी करती है समय समय पे राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी में। आपने देखा होगा जब आप फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा होता है प्लीज अपने वर्क का प्राइस कोट करिए। एंड नीचे की लाइनों में लिखा होता है अगर आपका काम स्थायी संग्रह के लिए नेशनल एकेडमी से खरीदा गया तो इतने % का कल्याण कोष में जाएगा, कलाकार कल्याण कोष में जाएगा। नॉर्मल होता है 10%, 15%। तो वो जो चीज है आज भी ललित कला एकेडमी ये काम कर रही है, छात्रवृत्ति दे रही है, गैलरीज की सुविधा दे रही है, अपने आर्टिस्ट को स्टूडियो की फैसिलिटीज केंद्रों के माध्यम से दे रही है, इन्हीं केंद्रों के माध्यम से स्कॉलरशिप भी दे रही है, कैंप्स भी लगवा रही है, सेमिनार्स भी करवा रही है, किसी बड़े आर्टिस्ट का डेमोन्स्ट्रेशन भी करवा रही है, और अपने द्वारा भी इन सब गतिविधियों को कंडक्ट करती है समय समय पर। कि आपको कैंप भी मुहैया कराती है, आपको किसी बड़े चित्रकार का डेमो भी कराती है, लेक्चर सीरीज भी कराती है। तो इनसे समय समय पे कलाकार लाभान्वित होते हैं, एक नई दिशा प्राप्त होती है। और इस चीज के लिए किसी भी देश में जब इस तरह के जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैं, एकेडमीज हैं, सेंटर्स हैं, जब ये प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है उस देश में अवश्य ही कलात्मक पक्ष तो एक सशक्त बनकर के उभरता है। युवा कलाकारों को बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं आज की डेट में, अगर उनके अंदर कलात्मक क्षमता है तो। अगर कलात्मक क्षमता है, आपका हुनर है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। आज की डेट में ऐसे ऐसे आपको मतलब कहना चाहिए पेडेस्टल मिलते हैं जिसपे आप अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं और रियलाइज करा सकते हैं कि हाँ, हमारी भी समाज में अहमियत है, हमारे काम भी समाज की उन्नति के लिए, समाज में बदलाव के लिए आवश्यक है। मैं बदलाव शब्द समाज में इसलिए कह रही हूं कि आप ही के कामों, मतलब आप या हमारे चित्रण से हमारे विचार, हम ऑब्वियसली जो फील करते हैं वही एक्सप्रेस करते हैं कैनवस के ऊपर। तो जब हम अपनी अभिव्यक्ति, जो हम सोच रहे हैं, हम आंतरिक रूप से किसी चीज के लिए जब सोच रहे हैं, किसी बदलाव के लिए सोच रहे हैं और उसी का अंकन अपने कला में कर रहे हैं, चित्र में कर रहे हैं, तो वो चीज जब आम जनता देख रही है, जन समुदाय के पास पहुंच रही है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो मानसिकता बदलने लगती है जो समाज में पहले है, पहले थी, वो हट करके एक नई चेतना का जागरण होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से साहित्य हो या कला हो या संगीत हो, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। यदि हम उसको प्रॉपरली प्रोजेक्ट करें, यदि हम उसको प्रॉपरली हाईलाइट करें अपनी इस क्षमता को, तो इसकी उपयोगिता भी बहुत है समाज में। हर क्षेत्र में इस चीज की उपयोगिता है। तो आज हम लोगों ने जिस विषय को कवर अप किया वो ये था, मेन मुख्य विषय, कि ललित कला 2 स्तरों पे है, एक राष्ट्रीय स्तर, एक राज्य स्तर। राष्ट्रीय स्तर पे एक्सटेंशन पार्ट क्या बन के निकले, रीजनल आर्ट सेंटर के रूप में आए। स्टेट में आपके कोई भी रूप नहीं है, वो कार्य करती है हर तरह का, हर गतिविधि का उसने भी अपना फॉर्मेट
जो क्रियाशील है या गतिविधियां करने का फॉर्मेट है वो उसका भी समवॉट आधारित है किसके ऊपर, जैसे कि नेशनल एकेडमी का है। ऑर्गेनाइजिंग नेशनल मतलब नेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करता है ललित कला एकेडमी दिल्ली वाला, तो स्टेट एकेडमी क्या करती है, स्टेट एनुअल स्टेट एग्जीबिशन आपने सुना होगा, आप में से कई ने भागीदारी भी की होगी। और ऑल इंडिया भी करते हैं स्टेट, कई स्टेट्स ने। इसको क्यों किया, देखिए ऑल इंडिया नेशनल एकेडमी ने अपने यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों का समावेश क्यों करना शुरू किया, जिससे कि हमारे राष्ट्र के जितने कलाकार हैं दूसरे क्षेत्रों के कारों को देखें, उनके ट्रीटमेंट को देखें और अपने अंदर बदलाव लाएं, ठीक, उनको लाभ मिले। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज करने लगे। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि नहीं यार, हम केवल राज्य के चित्रकारों को ही इंटरटेन कर रहे हैं, सुख सुविधाएं दे रहे हैं या उन्हीं का काम हम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये तो एक सीमित दायरा बन गया ना राज्य के इर्द गिर्द। क्यों ना हम अपने राज्य के कलाकारों को एक वाइडर स्कोप खोलें, एक वृहद डायमेंशन दें, सोचने समझने का, देखने का एक्सपोजर दें। उसने क्या ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, ऑल इंडिया है, वो भी नेशनल लेवल की ना, ऑल इंडिया मीन्स पूरा ऑल इंडिया, पूरी इंडिया इन्वॉल्व हो गई, तो पूरी इंडिया से वो वर्क मंगाती है। पर इसने नेशनल एकेडमी नाम नहीं दे सकते हैं वो इसको ऑल इंडिया कहते हैं। स्टेट एकेडमीज क्या नाम देंगी इस पूरे संपूर्ण भारत से आए हुए कामों की एग्जीबिशन को, ऑल इंडिया एग्जीबिशन। क्लियर है, नेशनल एग्जीबिशन नाम देगी, नेशनल एग्जीबिशन या फिर इंटरनेशनल एग्जीबिशन। क्लियर हो गया आपको। राज्य स्तर की एकेडमीज ने एक और गतिविधि स्टार्ट की थी, अभी भी होगी उनकी, इंटर स्टेट एग्जीबिशंस, इंटर स्टेट एक्सचेंज एग्जीबिशन, जिसमें कि अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय नहीं अंतरराज्यीय, मतलब जो उत्तर प्रदेश है उसके आसपास के राज्यों को ले लिया। मान लीजिए उत्तर प्रदेश नॉर्थ में पड़ रहा है, तो नॉर्थ की साइड में जो स्टेट्स हैं इंटरलिंक्ड हैं, जिनकी बाउंड्री सेम लगी हुई है, वहां के चित्रकारों को, यहाँ के चित्रकारों को मिल करके कहीं एक जगह एग्जिबिट कर दिया। समझ में आ रहा है मेरी बात। मैं कोशिश करूंगी इस चीज को कागज के ऊपर, क्या चीज बेटा, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं मैम, समझ आ रहा है, ये कह रहे हैं। हाँ, मैं इसको और भी कोशिश ये करूंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे कहीं एक पॉइंट पे ऐसा लगता है जब हम वर्बली बता रहे हैं अपने सब्जेक्ट को, तो वो थोड़ा सा मतलब उतना क्लियर नहीं होता होगा शायद, है ना, क्योंकि जब तक हम उस चीज को प्रैक्टिकली डील नहीं करते हैं। तो अब ये जो मैंने पूरी डिविजन्स बताए हैं, मैं ऐसा कुछ करूंगी नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत में कि एक पेपर के ऊपर उसको बना करके, ग्राफिंग करके पूरी उसकी करके इस चीज को मैं स्लाइड फॉर्म में आपको दिखा दूंगी। वो स्लाइड फॉर्म आप चाहेंगे तो प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे, आप चाहेंगे तो नोट डाउन भी कर पाएंगे। शायद ये रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे लेक्चर की, तो दैट विल बी वेरी इजी टू बी क्लियर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस चीज को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। हो सकता है भावी भविष्य में आप शिक्षक बन जाए, कोई स्टूडेंट आपसे क्वेश्चनिंग कर दे, तो एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। दैट इज वाई बाकी की चीजें एकेडमी वाइज तो आपको गूगल सर्च पे सब कुछ मिल जाएगा, पर अगर गूगल या कोई किताब पूरी तरह से ज्ञान आपको पास आउट कर पाती, आप तक पहुंचा सकती या मेरे तक पहुंचा सकती, तो मुझे लगता है कि शायद कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज की आवश्यकता ही नहीं होती। शिक्षक को कोई कार्य ही ना करना होता फिर तो, है ना। तो ये तो एक वैसी चीज है कि आमने सामने जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है क्योंकि मैं जब बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो जो बोला हुआ है, जिस संदर्भ में मैं बोल रही हूँ, वो बहुत सालों तक याद रहता है। कोई भी टीचर जब आपके सामने कुछ बोलता है, अच्छा बुरा जैसा भी, बहुत अच्छा, तो वो आपको जरूर याद रहेगा। कोई ना कोई ऐसा लिंक होता है कि वो चीजें हमें स्टे करती हैं दिमाग में। तो मैं ये वाली पार्ट कि क्या एकेडमी करती है, क्या स्टेट एकेडमी करती है, इसके क्या सिस्टर ब्रांचेस हैं, इसको और उसके क्या फंक्शनिंग है, इस चीज को
as a chart, मतलब as a chart to be set in that way. A slide I will put it on your screen and you can assess it. ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे बंद कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आपको स्लाइड्स के लिए हम टाइम ही नहीं दे पाए। नेक्स्ट मैंने सोचा था आज इसको कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट वीक में मैं चाह रही थी कि आर्ट एंड टेक्निक्स एंड कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट लेती, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको एक आधे लेक्चर में शायद स्लाइड्स के थ्रू कवर अप कर लें, क्योंकि डिस्कशन में काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो बस मेरी इच्छा ये है कि कुछ स्लाइड्स आपको दिखाऊं और आपको एहसास होगा कि गैलरीज का क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट मंडे से शायद मेरा होगा ना, कल तो नहीं है, कल शायद नहीं है मेरा लेक्चर, मुझे याद नहीं है। मैम कल शायद है आपका। नहीं मैम कल नहीं है। आज थर्सडे है ना, तो 4 ही लेक्चर्स दिए गए थे वीक में शायद मुझे। जी मैम कल नहीं है। मैम 14 तारीख में आपका नाम लिखा हुआ है। इज इट? ठीक है, तो ठीक है, कल मैं दे दूंगी, कल मैं इसी को कैरी ऑन करूंगी। और साथ में जो उसके बाद का टॉपिक है आर्ट टेक्निक्स एंड कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट, वो मैं आपको ज्यादा लंबे लेक्चर सीरीज लेना चाहती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में इस वक्त जो जो कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट हैं उनका अवश्य बताना चाहूंगी, नॉट ओनली फ्रॉम द गूगल साइड, नो, आई विल डिस्कस दोज आर्टिस्ट जिनका पर्सनली इंटरेक्शन था मेरे साथ। और कल आपका एक है कल मैम, है आपका मेरा, कल एक लेक्चर शेड्यूल के हिसाब से आपका कल एक लेक्चर है, उसके बाद फिर 19 तारीख को, ऐसा शेड्यूल में है। अच्छा ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में हम लोग ये करेंगे, उसके बाद बाकी आगे देखते जाएंगे, जैसे जैसे होगा करते जाएंगे, राइट? ठीक है, ओके चलिए आज ओके के मैम। लिए बाय। थैंक यू मैम। बाय, थैंक यू मैम। वेलकम। स्लाइड एक्चुअली आज तो हमने वो नहीं किया ना इसको, आज वैसी ही बात होती रही, पूरा डिस्कशन, मतलब बेसिकली क्या है कि एकेडमी और सेंटर्स बहुत बड़ा फर्क है, एकेडमी और सेंटर्स में बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा प्राइवेट गैलरीज और गवर्नमेंट एडेड गैलरीज, तो ये इसमें से जो एक लड़की है वो तो लखनऊ में उसका स्टूडियो वर्क सेंटर में काम कर रही है, तो उसको तो क्लियर है ये सारी चीजें। कई बच्चे हैं उनको उस तरह से नहीं क्लियर है, तो वो चीज बताई इन लोगों को। और हाँ, देखो भाई साहब, एक बात सुनिए, ये बंद कर दो यार जरा सा, और प्लीज। प्रशांत, एक बात बताएं, आधे से ज्यादा टाइम हम स्ट्रेस में इसलिए रहते हैं क्योंकि इसका जो है ये पूरा ब्लैक है, ये नीचे का कुछ दिखता ही नहीं है, हमको नहीं दिख रहा, हम कहाँ से उसको अपडेट करें। एक लेना की बनती है, मतलब बहुत दिक्कत आ रही है इसमें, स्क्रीन इसका एक अजीब सा है, नहीं हो रहा, इस वजह से ले लेते हैं, क्योंकि अब तो ये हर साल का नाटक है। तो लोगों को वो सब डिस्क्रिमिनेट किया, और ये स्लाइड्स इनको दिखाएंगे, इनको ये अंतर नहीं पता था कि जो नेशनल एकेडमी एनुअल एग्जीबिशन करती है, स्टेट एकेडमी एनुअल एग्जीबिशन करती है, उसमें जब वर्क भेजते हैं तो ये वर्क भेजते हैं कि हमारा सिलेक्टेड ही हो जाए, क्योंकि वो स्क्रीन प्रोसेस है, तो वो क्लियर किया इन लोगों को, कई चीजें थी।
क्या पर्पज होता है एकेडमी और सेंटर्स का। आज के लेक्चर में क्योंकि वो प्रैक्टिकली सब चीजें हैं मेरे में, तो वो देखो तुमने हमने जो भी लिखा है थोड़ी उससे बोल करके बोला, बिल्कुल भी नहीं।